नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी को लेकर और फर्जी दस्तावेज मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर निजी निवेक अस्पताल मानसरोवर संचालक के खिलाफ हाईकोर्ट के सामने वाली रोड पर अधिवक्ताओं का धरना लगातार जारी है। निजी निवेक अस्पताल मानसरोवर संचालक डॉक्टर सोनदेव बंसल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज वकीलों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और कथित अनियमितताओं के बावजूद भी जांच को लंबित रखा गया है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष और शीघ्र जांच की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी संस्था से नहीं बल्कि एक व्यक्ति के खिलाफ है और न्याय मिलने तक आंदोलन उनका जारी रहेगा। हमारे रिपोर्टर बलवीर सैनी भी उन तक पहुंचा और मौके पर जाकर वकीलों से बातचीत की। आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। जा रहा है किस क्या क्या मांगे हैं आपको और किस लिए किया जा रहा है? हमारी बस एक मांग है, डॉक्टर सोनदेव बंसल जो कि निवेक हॉस्पिटल का संचालक है, एक न्यूरोसर्जन भी बताता है खुद को, उसकी गिरफ्तारी की मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। उसने कई फर्जी दस्तावेजों पर साइन किए हैं, कुछ फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। उन फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ हमने मुकदमा कराया था। 5 महीने से हम प्रयासरत हैं। पुलिस के हर दफ्तर में, पुलिस के हर महकमे में, हर जगह हमने गुहार लगाई, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारा बस इतना सा है कि हम लोग किसी भी स्तर पे सोनदेव बंसल की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। लेकिन जो अभी बताया जा रहा है कि जो अभी मैंने जो यहाँ के वकीलों के द्वारा जो सुना है कि इस धरना प्रदर्शन को डॉक्टर मुकाम एडवोकेट बनाया जा रहा है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? हमारी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी से कोई लड़ाई नहीं है अभी तक। हमारी सिर्फ एक व्यक्ति से लड़ाई है जिसको डॉक्टर कहना भी शायद उचित नहीं है। हत्यारा जो आदमी डॉक्टर के प्रोफेशन को नहीं समझता, जो ये नहीं समझता कि एक डॉक्टर का धर्म किसी की जान बचाना है, ना कि उसकी जान के साथ खिलवाड़ करना है या उसकी जान पर पैसे बनाना है, तो हम उसे हत्यारे की श्रेणी देते हैं और हमारे लिए वो हत्यारा है। हम सिर्फ उसके खिलाफ हैं। पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी से हमारी आज तक कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन इसमें बताया भी जा रहा है कि एफआईआर भी पहले से दर्ज है और फिर भी अनुसंधान का 5 महीने पहले और इसमें अनुसंधान का एक विषय जारी है, क्योंकि अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण रहे सर इसमें? पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और इसी वजह से हम लोग रोड पर है। अगर ये मामला पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तो हम बिफोर जुडिशरी होते। हम जुडिशरी के पास नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये मामला अभी तक पुलिस ने अपने पास रोक रखा है। पुलिस ना इस मुकदमे को आगे बढ़ा रही है, ना पीछे ले जा रही है। पीछे ले जाने लायक तो उनकी काबिलियत ही नहीं है क्योंकि एफआईआर कट चुकी है, मामला अब इन्वेस्टिगेशन में घुस गया है। इन्वेस्टिगेशन में वो लोग हम पे प्रेशर कर रहे हैं किसी भी स्तर पे ये राजीनामा हो जाए। हमारा राजीनामा बस इतना सा है कि जो भी आदमी किसी की जान के साथ खेल रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो कि गलत है उसको कभी कभी माफी नहीं होती किसी। इसमें प्रशासन की तरफ से आपको क्या किस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है? प्रशासन का रवैया बड़ा क्वेश्चनेबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। प्रशासन हमें किसी ना किसी तरीके से हर बार एक नई लॉलीपॉप दे रहा है। रैपर बदल देता है, लॉलीपॉप देता है। रैपर कई आ जाते हैं, किसी भी रूप में आ जाता है हमारे पास। प्रशासन हमें मोटा लबोलबाब में अपन बात करें तो प्रशासन हमें ये समझाना चाह रहा है कि गिरफ्तारी के अलावा मांग लो, जबकि अगर कोई आदमी प्रमाणित, हमने कई दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराए हैं जहां उसकी नेग्लिजेंस या उसकी जो उसने जानबूझ के इंटेंट से के साथ फ्रॉड किया है वो सब सामने है। उसके बाद भी जैसे 1 तारीख से 4 तारीख को डिस्चार्ज लेना, जबकि हम 1 तारीख से 28 तारीख तक एडमिट थे, तो उसके बाद 3 फेजेस में उसने डिस्चार्ज दिखाया हमें कैसे, और वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, आरजीएचएस की वेबसाइट पर है। पुलिस ने माना है। अब वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, उस गिरफ्तारी का वेट कर रहे हैं। अदरवाइज हमें ये आंदोलन को थोड़ा सा उग्र करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये कहा भी गया है कि आरजीएचएस जो स्कीम का है, जो बिल उठा लिए गए हैं, इसका ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। क्या आरजीएचएस से पहले हमारी लड़ाई, आरजीएचएस से पहले एक्चुअली हमसे नगद भी लिया गया। हमें ये बोला गया कि बिल प्रोसेस नहीं हो रहा। हमें ये बोला गया आपकी एप्लीकेशन अभी प्रोसेस नहीं हुई। हमसे पैसा लिया गया, उसके बाद हमारे पास ओटीपी आया। हमारे कुछ बिल ऐसे उठाए हैं जिनमें हमारे पास ओटीपी नहीं आया। फर्जी दस्तावेज का भी, हमारी फर्जी सिग्नेचर की भी हमारी शिकायत है इनके साथ, और पुलिस ने हमारा स्पेसिमेन सिग्नेचर लेके और आगे अनुसंधान करेगी। देखते हैं। अभी आरजीएचएस की सारी स्कीम वेबसाइट पे उपलब्ध है। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये धरना प्रदर्शन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? वो दिखता है विधानसभा, वो सामने दिखता है, और विधानसभा जो दिख रहा है ना,
वो हमसे इतना ही दूर है जितना हम भाग के पहुंच जाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इस विधानसभा में हम बैठेंगे जाके। ये राजस्थान सरकार धरना प्रदर्शनों को लेकर क्या इस तरीके की इस जो होता है समाधान क्यों नहीं हो जाता है? धरना प्रदर्शनों पर ही आमजन को क्यों, आप तो अधिवक्ता है, देश के अंदर जागरूक और लोगों को एक न्याय प्रणाली में अपना योगदान देते हैं, तो सरकारों को ये सुझाव क्यों नहीं आता? धरना प्रदर्शन ही जरूरी क्यों हो गया आजकल? धरना प्रदर्शन हर उस आदमी के लिए जरूरी है जो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को समझता है। हमारी मांग जो हम आज की डेट में न्यायालय में नहीं उठा सकते, उस मांग को उठाने की परफेक्ट जगह होती है रोड। हम अपनी मांग को समुचित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। अगर ये सुनते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आगे जो रूपरेखा हम सब लोग मिलकर तय करेंगे वो करेंगे। सर आप इसमें इसको लेकर बोलिए, आप बोलिए। जो भी चीजें हैं आप बताइए इस प्रकरण को लेकर, किस तरीके से, देखो हाथ में तख्तियां हैं, तख्तियां किस तरीके से दिखाई जा रही हैं उसको हम देख सकते हैं, और भाई से भी बात करेंगे कि आप इस धरना प्रदर्शन में अपना सहयोग दे रहे हैं, किस तरीके से, क्या मांग है और किस तरीके से आप? हमारे बड़े भाई साहब ने बताया ना पूरी मांगे, ठीक है, वही मांगे कल से हम रख रहे हैं। कल से बैठे हैं यहाँ पे, रात को भी यहाँ बैठे हैं, ठंड में भी थे, आज जाके धूप में भी बैठे हैं, कल भी पूरे दिन धूप में बैठे थे, कोई सुन ही नहीं रहा। 48 घंटे हो चुके हैं, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, सोमदेव बंसल डॉक्टर की गिरफ्तारी। इसके अलावा और कोई मांग नहीं है हमारी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये और निकल के आता है कि जो हॉस्पिटल्स है राजस्थान के अंदर, मैं आपकी जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात कर लेता हूँ, क्या जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएं होती है उसके मापदंड के अकॉर्डिंग ये हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे? सर, इसका एक बड़ा ही विचित्र रूप अपने सामने विधानसभा में आया रिसेंटली, जहां मुख्यमंत्री ने इस पीड़ा को, हम लोगों की पीड़ा को या खुद की पीड़ा को व्यक्त किया अपने ही शब्दों में कि आरजीएचएस के लिए उन्होंने तीसरी आंख खोल रखी है। हम कहते हैं ना, तीसरी आंख की जरूरत नहीं, एक आंख बंद करके वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आरजीएचएस स्कीम का ये मनमाने तरीके से उपयोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब या जितने भी हैं। हमारा बस अभी ये है कि एक डॉक्टर को सीख मिलेगी तो शायद और लोग ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। देखिए सर, मैं इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूं, क्योंकि मेरे फादर और मदर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और मुझे आरजीएचएस की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए, क्योंकि वो 75 साल के हो गए, तो मुझे सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो यदि मैं आज सरकारी तंत्र की बात करूं तो उन्होंने जिन गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ये आरजीएचएस का खेल खेल रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको डराने के लिए और उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नहीं दिया गया है। क्योंकि एक पूरी सरकारी कर्मचारी का तंत्र जो होता है, एक सरकारी व्यक्ति पूरे वर्ष जब तक रिटायर नहीं होता तब तक वो पैसा जमा कराता है, उसके बाद आरजीएचएस के थ्रू उसको ऑनलाइन सुविधाओं पे लेना पड़ता है। जब वो व्यक्ति 75 साल का हो गया तो वो कैसे ऑनलाइन चला सकता है? यानी वो डिपेंडेंट हो गया अपने बच्चों के ऊपर, या तो वो पैसा खर्च करे या फिर वो ऑनलाइन सुविधाओं पे जाए। देखिए, आरजीएचएस की एक एसएसओ आईडी बनती है और एसएसओ आईडी के द्वारा उस व्यक्ति का पीओ नंबर जाता है और आरजीएचएस के थ्रू वो उसके अंदर एक यूनिक आईडी दी जाती है जिससे वो रजिस्टर्ड होता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, यदि ओपीडी और आईपीडी की बात करें तो ओपीडी के अंदर यदि आपको एक बैलेंस दिया जाता है, सपोज देन 20,000 आपकी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन है, अब उसके अंदर आपने डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद उस पर मोहर लगवाई और मोहर लगवाने के बाद उसको अपलोडिंग करवाएंगे। ये एक ऐसा जंजाल है जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। यदि मैं राजस्थान हॉस्पिटल में दिखाऊंगा तो मुझे अपलोडिंग भी वहीं से करानी पड़ेगी। यदि मैं अपलोडिंग वहां से नहीं कराऊंगा तो मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस आईडी, उस फॉर्म को यदि मैंने वहां अपलोड नहीं कराया तो वो रियम्बर्समेंट 350 रुपए का प्रिस्क्रिप्शन वहां से नहीं ले पाएंगे। तो नॉट राजस्थान हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटलों की ये एक मिली भगत है कि मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं और वो वृद्ध है, तो मुझे लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन में लगने के बाद वो अपलोडिंग करानी पड़ेगी। अपलोडिंग कराने के मुझे दवाई पे जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि दवाई मिले ही मिले, मुझे दूसरे सॉल्ट की दवाइयां लेनी पड़ेंगी। वो सॉल्ट मुझे देना पड़ता है, लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दवाई अवेलेबल नहीं है, या तो मैं प्राइवेट में दिखाऊं, वो दवाइयां मैं लेता हूं, फिर एक ओटीपी आता है, ओटीपी से रियम्बर्समेंट हो जाता है। सपोज देन आप समझिए किसी वृद्ध आदमी के लीवर का, यूरिन का और हार्ट का अलग अलग तरीके की बीमारी है और आपके पास 20,000 रुपए हैं, तो उसके लिए आप एसएसओ आईडी से पहले एनहांसमेंट की एप्लीकेशन लगाएंगे, जो डॉक्टर उसके अंदर 20,000 रुपए बढ़ाएगा। एनहांसमेंट की एप्लीकेशन के लिए आपको प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन और करंट प्रिस्क्रिप्शन लगाना पड़ता है, तब जाके एनहांसमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर उसको पास करेगा। अब यदि 20,000 में मेरी 2 प्रिस्क्रिप्शन के अंदर 20,000 रुपए लग गए और मैंने 10 दिन के अंदर दोबारा से तीसरे डॉक्टर को दिखाया तो मेरा एनहांसमेंट नहीं होगा। अब मुझे 15 दिन तक ऐसे राजस्थान आरजीएचएस के थ्रू वेट करना पड़ेगा और आरजीएचएस में वेट करूंगा तो तीसरी बीमारी का मेरे पास
फंड ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? मुझे वेट करना पड़ेगा। ये खेल खेला जा रहा है सरकारी तंत्र के द्वारा। हम लोग वकील अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज भी RGHS के अंदर जो जो दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं, डॉक्टर लिखता है, लिखने के बाद वो मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, वो सोल्ड की जाती हैं कि नहीं जाती हैं, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में क्या वेरीफाई करते हैं ये लोग? नहीं करते, क्योंकि खेल है सर ये। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो हम लोग सब बैठे हैं, ये जीतू भाई के साथ जो RGHS के अंदर एक प्रोसीजर होता है, मैंने अभी तक आपको OPD बताया, IPD का एक अलग प्रोसीजर है। RGHS के अंदर 24 आवर्स के अंदर TPA डिपार्टमेंट राजस्थान RGHS को एक इंफॉर्मेशन भेजता है कि आपका एक्स व्यक्ति हमारे यहाँ एडमिट है और इसका ID नंबर ये है। जब वो नंबर वहां से चला जाता है तो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर जो उसके फंड के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसको भेजा जाता है। जो फंड होता है डॉक्टर इलाज करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि IPD की रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और क्या क्या चीजें कवर होती हैं। यानी कि जो फंड है, यदि उसके अंदर 45 लाख रुपया यदि उठाया गया है, एक्स अमाउंट उठाया गया, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, एक्स अमाउंट उठाया गया है, तो उस एक्स अमाउंट में IPD की पर डे की क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही थी? 28 दिन तक पर डे की इन्वेस्टिगेशन IPD रिपोर्ट क्या RGHS के पास जा रही थी और RGHS उसमें फंड दे रहा था बराबर। जब 2 प्रिस्क्रिप्शन पे RGHS OPD के अंदर 10 दिन का ब्लॉक लगा देता है और IPD के अंदर वो इतना पैसा दे देता है, लेकिन इस तंत्र में सभी सम्मिलित होकर इस पे कोई कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे। कुछ लोगों को, मेडिकल वालों को बर्खास्त किया जाता है, लेकिन ये उच्च लेवल का इस पर हम अभी व्यू भी लेंगे। लेकिन इसमें हमारा एक ही सवाल था, आपने बताया कि इस तरीके की ये सारी कार्यप्रणाली होती है, लेकिन ये कैसे तय किया जाए कि वो आप ही व्यक्ति है जो RGHS के OPD में दिखाने गए, उसको क्रॉस वेरीफाई कैसे किया जा सर? सकता है? वेरीफाई ऐसे किया जाता है कि RGHS के अंदर जब भी आपका OPD का प्रिस्क्रिप्शन बनता है तो एक फोटो आती है जी, और फोटो उसी व्यक्ति की होती है। अब दूसरा व्यक्ति भी तो वहां जाके खिंचा सकता है ना सर? OPD के अंदर फोटो किसी की भी खिंच सकती है। वही बात मैं वही चीज पे आ रहा हूँ सर। मैंने ये नहीं कहा, मैं आज की तारीख में सरकार के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि फोटो खिंचती है। अब पेशेंट की खिंचती है या किसी और की किस्ती है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन मैं क्रॉस वेरीफाई की, क्योंकि आप उस RGHS के अंतर्गत सुविधाएं ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से कहीं अन्य व्यक्ति किसी के जरिए उस पैसे को कहीं लूट तो नहीं लिया जा रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, ये डकैती है। यदि इसको SOG को सरेंडर कर दिया जाए RGHS को, तो इसमें बहुत बड़े नाम खुल जाए। यदि RGHS के सारे कार्ड जिनसे पैसा उठाया गया है SOG क्रॉस वेरीफाई कर ले, तो ये बहुत बड़ा राजस्थान का स्कैंडल है। तो क्या कहना है आपका इस मामले में? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।